हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ बच्चे, इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे सबसे डिफिकल्ट, ये कह सकता हूँ कि मैं स्टील का जो सबसे डिफिकल्ट पोर्शन है या जिसको बच्चे जनरली अवॉइड करते हैं और जो मेंस के अंदर अपनी एक अलग पहचान रखता है, अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है। सबको पता है दैट इज डिजाइन ऑफ लेसिंग। लेसिंग की जो डिजाइन है बच्चे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होने के अलावा, ठीक है, इसको इस डिजाइनिंग को बच्चे हर एक बच्चा स्टूडेंट अडोप्ट नहीं करता है, नहीं हर एक स्टूडेंट इसको कर पाता है। ठीक है, एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है लेसिंग से, वो भी क्वेश्चन गलत था, इनसफिशिएंट डाटा था और इसी क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा। एक और बात, लेसिंग का डिजाइन आना ये बड़ी बात नहीं है, लेसिंग का डिजाइन एग्जाम में करके आना ये बड़ी बात है, और दोनों चीजों में बेटा डिफरेंस है। मैंने पहले भी बताया था कि लेसिंग की डिजाइन ऑब्वियस सी बात है आपको आती और आप वहां पे आधा घंटा 1 घंटा ले ले तो उसको करने का कोई मतलब नहीं होगा। आपको लेसिंग की डिजाइन आती है और विद इन मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर अगर आप उसको सॉल्व कर ले रहे हो वहां पे, या उसकी डिजाइनिंग 10 मिनट के अंदर कर ले रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ सीखा है लेसिंग के अंदर। ठीक है, तो हम करेंगे लेसिंग की डिजाइन और इस तरह से करेंगे बच्चे कि आपको मार्क्स भी पूरे मिल जाएं और मेरा टाइम ज्यादा से ज्यादा 7-8 मिनट लगे, उससे ज्यादा मेरा टाइम भी ना लगे। अगर मैं इससे ज्यादा टाइम दे रहा हूं लेसिंग के अंदर तो इसका मतलब मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन आया बच्चे, एसएससी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, पढ़ो। डिजाइन ए बुल्ट अप, क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है। नाउ डिजाइन ए बुल्ट अप कॉलम कंपोज ऑफ 2 चैनल सेक्शन प्लेस बैक टू बैक। ठीक है, 2 बैक टू बैक है, मतलब एक ऐसे है और दूसरा फिर ऐसे बैक टू बैक प्लेस किए गए हैं। कैरिंग एन एक्सियल लोड ऑफ 1345 किलोन्यूटन, इफेक्टिव लेंथ दी है 4.95 मीटर और एफआई की वैल्यू दी है। लेसिंग सिस्टम डिजाइन करना है, बस इतना दिया है क्वेश्चन में। डाटा इफ इनसफिशिएंट है, क्यों? क्योंकि इसने सिलेंडरनेस रेशियो और जो आपकी परमिसिबल स्ट्रेस होती है एफसीडी की वैल्यू, उसकी टेबुलेटेड फॉर्म नहीं दी है, तो डाटा इनसफिशिएंट है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा अगर इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो एग्जाम में कैसे करोगे। जितने भी क्वेश्चन है लेसिंग के सब मोर और लेस सेम है, सबके सब सेम है। ठीक है, सबका प्रोसेस सेम है, सब कुछ सेम है, बस जो स्टेप्स मैं बताऊंगा वो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात बच्चे देखो, सबसे पहली बात जो भी गिवन होगा मैं सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लूंगा कि मेरे पास ये गिवन इंफॉर्मेशन है। मुझे पता है कि कितना एक्सियल लोड कैरी करता है, दैट इज 1345 किलो न्यूटन। ये इतना एक्सियल लोड को कैरी करता है 1345 किलो न्यूटन। इफेक्टिव लेंथ कितनी है? अगर मैं इफेक्टिव लेंथ की बात करता हूं तो नाउ इफेक्टिव लेंथ इज 4.95 मीटर। इफेक्टिव लेंथ कितनी है बच्चे? 4.95 मीटर। बस इसके अलावा एफआई यील्ड स्ट्रेस उसने दी हुई है आपको, यील्ड स्ट्रेस दी है दैट इज 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसके अलावा कोई भी डाटा आपको नहीं पता है, इसके अलावा डाटा आपको नहीं पता है। उसने बोला है कि चैनल सेक्शन का यूज करना है और चैनल सेक्शन को बैक टू बैक प्लेस करना है। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बच्चे बात? चलो, समझ में आई बातें? अब बताओ मेरे को आगे क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी इसमें आपकी आगे बन सकती है? बताइए बच्चे मेरे को इसमें क्या पॉसिबिलिटी बनती है। एक और बात, लेसिंग को हमेशा 99% केसेस में 99% केसेस में बच्चे वो चैनल सेक्शन से डिजाइन कराएगा, और जो चैनल सेक्शन आपको प्रीफर करना है वो होगा ISMC 350। कौन सा होगा बच्चे? ISMC 350। या तो वो आपको क्या देगा बच्चे? डिटेल देगा कि ये चैनल सेक्शन ले लो। अगर नहीं दिया है, वैसे देगा भी तो 99% केस में ISMC 350 देगा। इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल सेक्शन है, 350 इज द डेप्थ। ठीक है, इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, वैसे एग्जाम में सारी प्रॉपर्टी नहीं देता, सारी प्रॉपर्टी मेंशन करेगा, नहीं देता है, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया था। क्लियर है? अब डिजाइन करना है लेसिंग सिस्टम। भाई लेसिंग तो तभी करोगे ना जब आपको चैनल सेक्शन पता होगा कि ये चैनल सेक्शन है, इनको बैक टू बैक प्लेस करना है, कितनी डिस्टेंस पे प्लेस करना है, तभी तो लेसिंग लगाओगे उसके ऊपर। बिना लेसिंग जब यही नहीं पता है कि आपको कितने चैनल सेक्शन, बस क्वेश्चन में तो उसने लिख दिया कि 2 चैनल सेक्शन है बैक टू बैक लगाने, लेकिन कितनी डिस्टेंस मेंटेन करनी है, दोनों को आपस में मिला के रखना है या डिस्टेंस से मेंटेन करना है, वो भी तो पता होना चाहिए ना, उनकी ओरिएंटेशन तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो लेसिंग सिस्टम डिजाइन करोगे। तो सबसे पहला टास्क है कि मैं
चैनल सेक्शन ले रहा हूं, कौन सा चैनल सेक्शन लूं, उनकी प्लेसिंग कैसे करूं, तभी तो बच्चे मेरे को आगे पता चलेगा ना कि भाई चीजें मेरे को आगे करनी कैसे। बात समझ में आई? चलो, तो मैंने क्या किया भाई, मैंने मान लिया ISMC 350, और ISMC 350 ये मेरा एक चैनल सेक्शन है। नाउ दिस इज द चैनल सेक्शन। और अगर बच्चे मैं इस चैनल सेक्शन की बात करता हूँ, ये नाउ दिस इज द चैनल सेक्शन, ये बच्चे मेरा चैनल सेक्शन हो गया। और इस चैनल सेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज, जैसे कि एरिया मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, दैट इज 5366, आई थिंक दिस मच एरिया, यस 5366 mm²। इसके कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिए होंगे, आप टेबल में देख सकते हो। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IXX मेरे को नॉन होना चाहिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Y एक्सिस मेरे को नॉन होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली Y और X का मतलब क्या है कि ये इन केसेस में आपको टेबल में ये Y एक्सिस मानता है, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये Z एक्सिस होता है। XX जो लेंथ के लॉन्ग होता है, चूंकि हम सेक्शन देख रहे हैं तो इस दोनों केसेस में आपको IZ भी पता होना चाहिए। ये नहीं पता होगा आपको IXX, इसकी जरूरत भी नहीं है। IXX इज द लेंथ के लॉन्ग कितना। रेडियस ऑफ गायरेशन आपको मेंशन होगी, रेडियस ऑफ गायरेशन भाई RYY कितना है, रेडियस ऑफ गायरेशन RZZ कितना है, ये भी आपको पता होगा। नाउ CG की लोकेशन, ये CG की लोकेशन कितनी है, नाउ दिस CG लोकेशन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, CYY, इसको क्या बोलते हैं, CYY। और ये जो डिस्टेंस होती है डेट इज 24.4 mm, ये कितनी होती है, 24.4 mm। क्लियर है? ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है तो चीजें कैसे आपको हवा में थोड़ी ना याद आ जाएगा सब कुछ। मैंने पेपर भी चेक किया, पेपर में भी कोई इंफॉर्मेशन वहां पे गिवन नहीं थी, ठीक है। तो ये लेसिंग की डिजाइन से पहले इस चैनल सेक्शन का थोड़ा सा डाटा आप याद रख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा कि ISMC 350 का जो CG होता है वो 24.4 mm पे होता है, एरिया 5366 होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन Y एक्सिस, ये मेरा Y एक्सिस होता है, ये Z एक्सिस, ये इतनी रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, कोई ज्यादा बड़ा डाटा नहीं। अब मेरे को इतना पता चल गया कि भाई मेरे को ये चैनल सेक्शन लेना, उसका एरिया पता चल गया। अब एक और बात, LSM से कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो सबसे पहला टास्क है कि मेरे को इन चैनल सेक्शन को प्लेस करना है कि प्लेसिंग कैसे होगी। तो प्लेसिंग के लिए बच्चे, प्लेसिंग के लिए मैंने क्या किया भाई, लोड कितना था 1345, तो अगर मैं फैक्टर लोड की बात करता हूं तो फैक्टर लोड कितना होगा 1.5 टाइम्स ऑफ 1345। क्यों? क्योंकि हम LSM से कर रहे हैं, लिमिट स्टेट डिजाइन से, तो फैक्टर लोड लेना पड़ेगा। अगर मैं LSM से नहीं करता, मैं LSM से बच्चे इसको नहीं करता, तो मैं ये सिंपल ही लोड ले लेता 1345। तो 1.5 मल्टीप्लाई में 1345, तो ये बच्चे आ गई 2017.5, यानी कि जो मेरा फैक्टर लोड आ गया वो कितना आ गया मेरा फैक्टर लोड, डेट इज 2017.5, 2017.5 इतने किलो न्यूटन, 2017.5 इतने किलो न्यूटन। क्लियर है? इतने किलो न्यूटन का मेरा ये लोड आ गया। बात समझ में? क्यों निकाल रहे हैं, सुनो। अब मैंने लोड आ गया, अब मैं प्लेसिंग डिस्टेंस कैसे बताऊंगा वो मैं आगे थोड़ा सा अभी समझाऊंगा, बस मेरी बात सुनो। अब लोड पता मैं क्या कर सकता हूं भाई, मैंने मान लिया कि मैंने लेट अस अडॉप्ट, मैंने सोच लिया कि हम ISMC 350 चैनल को अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये चैनल सेक्शन ये लोड को बियर कर पाएगा, क्या ये चैनल सेक्शन इस लोड को बियर कर पाएगा, ये भी तो पता करना पड़ेगा मेरे को। मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना, आपको कोई हो सकता है कि ये जो चैनल सेक्शन है मैंने एज्यूम किया है ये इस लोड को बियर ही ना कर पाए, ये भी पॉसिबिलिटी, तो चेक करना पड़ेगा। हाँ भाई ये ठीक है, तो मुझे पता है बच्चे, चेक कैसे करेंगे, परमिसिबल स्ट्रेस स्लेंडरनेस रेशियो का एक रिलेशन टैबुलेटेड डाटा दिया रहता है आपको। तो नाउ अगर मैं परमिसिबल स्ट्रेस निकालू FCD, तो वो कितनी होगी, नाउ लोड डिवाइडेड बाय एरिया। नाउ बच्चे यही होगा, लोड डिवाइडेड बाय एरिया। अरे यही होगा कि नहीं? नाउ लोड कितना है बच्चे, इस असेंबली को लोड कितना बियर करना है, फैक्टर लोड 2017.5 किलो न्यूटन में है, तो उसको न्यूटन में चेंज कर लिया 10⁻3। नाउ डिवाइडेड बाय ग्रोस एरिया, ग्रोस एरिया एक चैनल सेक्शन था उसका एरिया कितना मैंने आपको बताया 5366, लेकिन मुझे दो यूज करने हैं, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर रहा है कि, और लेसिंग भी तो तभी करोगे ना जब दो चैनल सेक्शन होंगे, दो चैनल सेक्शन लेने बैक टू बैक प्लेस करना। तो एक का एरिया है 5366, तो दो का कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ 5366। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? चलो नाउ 2017.5 इसको कैलकुलेट करो,
इसको कैलकुलेट करो बच्चे, नाउ 5366। तो जो मेरी परमिसिबल स्ट्रेसेस यहाँ से आ रही हैं, यहाँ से बच्चे मेरी जो परमिसिबल स्ट्रेस आ रही है एफसीडी, वो कितनी आ गई मेरी? नाउ परमिसिबल स्ट्रेसेस इज कमिंग आउट टू बी दैट इज ऑफ 187.989। ये मेरी परमिसिबल स्ट्रेस आ गई कितनी? 187.989 इतने न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इतने न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि ये चैनल सेक्शन अगर मैं दोनों को बैक टू बैक प्लेस करता हूं, इन दोनों चैनल सेक्शन को अगर मैं बच्चे बैक टू बैक प्लेस करता हूं, तो ये दोनों चैनल सेक्शन कितनी स्ट्रेस को बियर कर सकते हैं? ये इतनी स्ट्रेसेस को बियर कर सकते हैं। क्लियर है? अभी रुको, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रही होंगी चीजें, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा कि सर अपनी मर्जी से कुछ भी किए जा रहे हैं, बता नहीं रहे। बस थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा लेंथी जरूर जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन होगा बच्चे। ठीक है, चलो ठीक है, कर लिया। अब मेरे को बात ये बता कि इसने इतनी स्ट्रेस को बियर करना है, इसको इतनी स्ट्रेसेस को बियर करना है, लेकिन जब ISMC 350 की आपकी डायमेंशन भी तो पता है, आपको रेडियस ऑफ गायरेशन भी पता है। ठीक है, आपको इनकी रेडियस ऑफ गायरेशन भी पता है कि y एक्सिस के अबाउट इतनी है, z एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन इतनी है। भाई y एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन मैं इतनी लेता हूँ, z एक्सिस के अबाउट मैं रेडियस ऑफ गायरेशन इतनी लेता हूँ, ये भी पता है मेरे को। और मेरे को ये भी पता है कि ये कितना स्लेंडरनेस रेशियो बियर करेगी, पता है ना। तो चलो अब देखो, एक मिनट बताओ मेरे को। अब भाई मैं अगर आपसे पूछूं कि ये कॉलम सेक्शन इतना लोड, मुझे तो इस असेंबली से इतनी परमिसिबल स्ट्रेस चाहिए थी। क्यों चाहिए थी उसका रीजन मैं आगे बताऊंगा, अभी इसको यहीं पे छोड़ दो। अब मैं एक बात बताओ, क्या अगर मैं दोनों चैनल सेक्शन को ले लूं, मैं दोनों चैनल सेक्शन को ले लूं, मैंने दोनों चैनल सेक्शन को बैक टू बैक प्लेस कर दिया, ये मेरा चैनल सेक्शन और दूसरा चैनल सेक्शन मेरा ये, तभी तो मैं लेसिंग करूंगा बच्चे, तभी तो मैं लेसिंग करूंगा। नाउ वी डन द लेसिंग लाइक दिस, मैं लेसिंग ऐसे ही तो करूंगा, दोनों को चैनल को सेक्शन को बैक टू बैक प्लेस करके। अगर मैं एक्सिस की बात करता हूं तो ये जो मेरा है, नाउ दिस इज द जेड एक्सिस, ये मेरा जेड एक्सिस है। नाउ दिस इज द वाई एक्सिस, ये बच्चे मेरा वाई वाई एक्सिस है। क्या है? ये मेरा वाई वाई एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेरा जेड जेड एक्सिस है। क्लियर है? क्या ये पूरी असेंबली, ये दोनों असेंबली मिलके इतने लोड को बियर कर सकती है? 2017.5। इसको चेक कर सकते हैं कैसे? लोड कैसे चेक करेंगे? सुनो इधर, कैसे चेक करोगे बच्चे? क्योंकि मेरे को पता है कि लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है किसी भी कंप्रेशन मेंबर की, वो होती है AG इंटू FCD। होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? यही होती है ना, AG इंटू FCD। ठीक है, ग्रॉस एरिया मेरे को पता है दोनों का, FCD निकालना है। FCD किसके ऊपर डिपेंड करता है? सिलेंडरनेस रेशियो के ऊपर। और सिलेंडरनेस रेशियो क्या होगा बच्चे? इफेक्टिव लेंथ टू द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। यही होगा ना, इफेक्टिव लेंथ टू द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। अरे यही होता है ना। नाउ अगर मैं इफेक्टिव लेंथ की बात करता हूं तो वो कितनी दी है? 4.95 मीटर। मीटर को मैंने चेंज कर लिया mm में, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय आर मिनिमम। आर मिनिमम की अगर मैं बात करता हूं, आर मिनिमम के बच्चे में बात करता हूं, तो आर वाई वाई जो होता है, आर वाई वाई वो होता है 28.3। आर वाई वाई होता है 28.3 mm और आर जेड जेड की वैल्यू होती है 136.6 mm। 136.6 mm ये होती है आर जेड जेड की वैल्यू। क्लियर है? आर जेड जेड की वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन किसके अबाउट होती है? किस एक्सिस के अबाउट? जिसके अबाउट क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मिनिमम होता है। अगर मैं बताऊं इस पूरी असेंबली का, अगर मैं सिंगल आई सेक्शन लूं तो CG मेरा यहाँ पे होगा। अगर मैं सिंगल आई सेक्शन लेता हूं, अगर मैं सिंगल आई सेक्शन लेता तो एक CG कहीं यहाँ पे लाई करता है, इसका CG बच्चे कहीं यहाँ पे लाई करता, इसका CG मेरा कहीं यहाँ पे लाई करता। नाउ दिस इज द CG, ये बच्चे मेरा CG होता अगर मैं एक सिंगल एंगल सेक्शन की बात करता। बात समझ में आई? अगर मैं एक सिंगल एंगल सेक्शन लेता, तो मेरा CG कहीं बच्चे यहाँ पे लाई करता। क्लियर हुआ? अगर मैं पूरी असेंबली लेता हूं तो मेरा CG यहाँ पे कहीं लाई करेगा। अगर मैं बोलूं आपसे कि Y एक्सिस और Z एक्सिस में से मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा, तो आप क्या कहोगे मेरे को? आप कहोगे कि सर Z एक्सिस के अबाउट तो इस वाली का प्लस इस वाली का मैं सिंपली ऐड कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना होगा तो ये Y एक्सिस का इसके अबाउट प्लस उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये सर आप ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसफर वाला पार्ट होगा ये एक्स्ट्रा टर्म ऐड करेगा,
इसका मतलब मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट क्या होगा, कम होगा, और वाई एक्सिस के अबाउट ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा, क्योंकि इसको ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा असेंबली के केसेस में, इतनी डिस्टेंस है आर स्क्वायर, ये प्लस ये, तो यानी कि मेरा मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस कंडीशन में हो जाएगा, मेरा मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल जेड एक्सिस के अबाउट होगा। जो मेरा मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो केवल जेड एक्सिस के अबाउट होगा। और जब मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चे मेरा जेड एक्सिस के अबाउट होगा, मेरा मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट होगा, तो बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरी मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन होगी वो भी जेड एक्सिस के अबाउट होगी असेंबली के केसेस में। किसके केसेस में, असेंबली। लेकिन अगर यहां से आप डाटा देखते हैं, यहां से बच्चे आप डाटा देखते हैं, यहां से ये डाटा पुटअप करो, यहां से आप डाटा पुटअप करो, तो आप सिंपली क्या करोगे कि सर दोनों में मिनिमम तो मेरा आर वाई वाई के अबाउट है। वो मिनिमम इसलिए बच्चे क्योंकि आप सिंगल चैनल सेक्शन की बात कर रहे हो, और जब मैं लेसिंग डिजाइन करता हूं तो मैं एक असेंबली की बात करूंगा, दो चैनल सेक्शन की बात करूंगा जो बैक टू बैक प्लेस है, जो बैक टू बैक प्लेस है। अब जब दोनों के दोनों चैनल सेक्शन बैक टू बैक प्लेस है तो मैं तो इसको सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करूंगा, इसका जो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको मैं कंसीडर करूंगा ना। तो इसमें मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट हो रहा है, जेड एक्सिस के अबाउट। रीजन बिंग, रीजन बच्चे ये है कि जेड एक्सिस के अबाउट क्या होगा, इसका प्लस इसका सिंपली ऐड हो जाएगा, लेकिन वाई एक्सिस के अबाउट तो ट्रांसफर भी तो करनी पड़ेगी, तो वो ज्यादा टर्म ऐड हो जाएंगे, ज्यादा होगा, तो यानी कि वाई एक्सिस के अबाउट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, यानी कि मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा जेड एक्सिस के अबाउट होगा। तो मेरी मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन जो हुई, जो मेरी मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन हुई वो कितनी हुई, 136.6 कितनी हुई नाउ, 136.6 नाउ 136.6 नाउ 4.95 इंटू 10 के पावर 3 डिवाइडेड बाय 136.6, तो ये जो वैल्यू आ रही है 36.237। यहाँ से जो मेरा सिलेंडरनेस रेशियो आएगा लैम्बडा, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी नाउ 36.237, नाउ 36.237, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चे, ये आपकी सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, सिलेंडरनेस रेशियो। अब टेबुलेटेड डाटा आपको दिया नहीं है टेबुलेटेड फॉर्म में, टेबल की कमी क्वेश्चन में उसने मेंशन नहीं की थी, अदरवाइज आपको एक टेबल मेंशन करता हूं। टेबल कैसी मेंशन करता बच्चे, टेबल इस तरह से मेंशन करता कि एक तरफ होती है सिलेंडरनेस रेशियो और दूसरी तरफ देता हूं परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू, जो बाकी टेबल जो बाकी क्वेश्चंस में रहती है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने वैल्यूज पुटअप नहीं दी। ये कहां से मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको आईएस कोड में। आईएस कोड में आपको चेक करना पड़ेगा, जो चैनल सेक्शन होते हैं उनकी बकलिंग क्लास होती है सी, और जो 36 पेज से लेके 43 पेज तक, 36 से 43 के बीच में सारा डाटा दिया है कि यील्ड स्ट्रेस इतनी है और स्लेंडरनेस रेशियो इतना है, तो बकलिंग क्लास इतनी है, तो एफसीडी की वैल्यू का सारा डाटा आपको दिया हुआ है वहां पे, आप देख सकते हैं आईएस कोड के अंदर। ठीक है, तो बच्चे अब मेरा स्लेंडरनेस रेशियो इतना आया, लेकिन मुझे ये चैनल सेक्शन डिजाइन करना है लेसिंग सिस्टम के लिए। ये जो चैनल सेक्शन है, मैंने ये असेंबली बनाई है लेसिंग के लिए, और आपने बताया था कि स्लेंडरनेस रेशियो जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो 5% इंक्रीज कर देते हैं इन केस ऑफ लेसिंग सिस्टम। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि ये जो इफेक्टिव लेंथ थी मुझे 5% इंक्रीज करनी चाहिए थी। अगर मैं 5% इंक्रीज करता तो मेरा स्लेंडरनेस रेशियो भी कोरस्पॉन्डिंगली 5% इंक्रीज कर जाता। तो जो मेरा नया सिलेंडरनेस रेशियो होगा लैम्बडा न्यू, वो भी 5% इंक्रीज होगा, यानी कि 1.05 टाइम्स कितनी आ रही थी वैल्यू नाउ 36.237। ठीक है, तो मैं इसको 5% और इंक्रीज कर देता हूं, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके आगे बच्चे कितनी नाउ 38.049, यानी कि मेरे को इतना सिलेंडरनेस रेशियो इन कॉलम सेक्शन को, ये कॉलम सेक्शन अब बियर कर सकते हैं, कितना 38.049। अब मुझे पता है कि भाई मुझे स्ट्रेसेस की वैल्यू चाहिए, मुझे सब्सिडी की वैल्यू चाहिए, तो ये सब्सिडी की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, सिलेंडरनेस रेशियो के बेसिस पे। मुझे पता है कि 30 और 40 के बीच में आता है ये सिलेंडरनेस रेशियो, और 30 पे मेरे को पता है नाउ दिस इज 30 एंड नाउ दिस इज कमिंग आउट टू बी 40। अगर मैं 30 पे बात करता हूं, तो 30 पे मेरी वैल्यू होती है बच्चे 1, लेट मी चेक 1 मिनट, कोड में देखते हैं। यस 30 पे वैल्यू होती है 198, 30 पे वैल्यू आपको मिलेगी 198 और 40 पे मिलेगी 211। 30 पे 198 और उस पे मिलेगी आपको 211, 40 पे मिलने वाली है कितनी, दैट इज 211।
30 पे मिलेगी 198 और 40 पे मिलेगी 211, ठीक है। 198 और ये कितनी मिलेगी, दैट इज 211। क्लियर है, 30 पे 198 और 40 पे 211 होगी, ठीक है। मेरे को वैल्यू किस पे निकालनी है, मेरे को वैल्यू निकालनी है किस पे, नाउ वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट एट 38.049, 38.049, ठीक है। मेरे को वैल्यू इस पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मेरे को वैल्यू इस पे कैलकुलेट करनी है, दैट इज 38.049 पे। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई। चलो अब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहां से। ये देखो, ये क्वेश्चन बच्चे मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा, मैं क्वेश्चन को इसी में जितने भी लेसिंग सिस्टम होते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप सब इसी से डिजाइन कर लोगे। बस सिंपली इसको समझ लो एक बार, अगर ये समझ लिया, ये कर लिया, तो इसका मतलब आप किसी भी तरह का लेसिंग का क्वेश्चन आएगा आप उसको इजिली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। नाउ अब बच्चे मेरे को पता चल गया कि भाई 38.049 पे वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू लाइक दिस। ये 138, ये 211, तो ये कितना हुआ, नाउ 13, ये 13 बचा, एंड दिस इज चलो, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इसको x मान लो, तो मैं कह सकता हूँ 13 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 8.049, यही होगी वैल्यू 8.049। तो यहाँ से नाउ 13 मल्टीप्लाई में 8.049 डिवाइडेड बाई 10, ये आगे 10 पॉइंट, x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, दैट इज 10.4637, ये x की वैल्यू आ गई। लेकिन मेरे को तो ये पूरी वैल्यू चाहिए, मेरे को तो ये, जब भी तो मैं एफसीडी निकालूंगा। नाउ दिस इज एफसीडी, नाउ दिस इज एफसीडी, ये मैं एफसीडी निकालूंगा, कितना आएगा वैल्यू, नाउ 198, ये 198 था, नाउ दिस इज 198 प्लस x, दिस इज 198 प्लस x, तो प्लस 198, यहाँ से जो वैल्यू आ रही है 208, यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी एफसीडी की। नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ एफसीडी, इट इज कमिंग आउट टू बी 208.46, 208.46, यानी कि ये पूरी असेंबली जो है बच्चे, नाउ दिस होल असेंबली, ये जो पूरी की पूरी कंप्लीट असेंबली है, ये जो हम डिजाइन कर रहे हैं जिसके लेसिंग के लिए, वो कितनी स्ट्रेस बियर कर सकती है, 208.46, इतने न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इतने न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 208.46। मेरे को निकालना है बच्चे क्या, मेरे को निकालना है लोड, कितना लोड बियर करेगी, तो पीसी इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, एजी इंटू एफसीडी। एजी ग्रोस एरिया एक सिंगल का कितना है 5366, चूंकि 2 चैनल सेक्शन है तो 2 टाइम्स, इंटू एफसीडी कितना है, दैट इज 208.46 इंटू 208.46, तो 2 मल्टीप्लाई में 5366 यानी कि 208.46, ये वैल्यू आएगी मेरी न्यूटन में, डिवाइड कर दो 10⁻³ से, तो किलो न्यूटन में आ जाएगी वैल्यू। नाउ जो पीसी की जो मेरी न्यू वैल्यू होगी, दैट इज 2237.192, 2237.192। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ पीसी, ये किसकी वैल्यू आएगी, पीसी, यानी कि इतने किलो न्यूटन, यानी कि इतने किलो न्यूटन। अब देखो मैंने जो डिजाइन किया था, यानी कि जो लेसिंग पे लोड आ रहा था वो कितना आ रहा था, वो कितना आ रहा था 2017.5, इतने किलो न्यूटन, ठीक है। और ये असेंबली कितना लोड बेयर करी, 2237.192। इसका मतलब ये जो चैनल सेक्शन लिया है, ये चैनल सेक्शन सही है, यानी कि हैंड्स ओके, मैं इस चैनल सेक्शन को ले सकता हूं, समझ में आई बात, यहां से मैं चेक कर सकता था। क्लियर है। एक बात यहां से सीखने को मिली क्या, अगर वो लेसिंग में चैनल सेक्शन नहीं देता तो ये सारा प्रोसेस करके दिखाना पड़ेगा। ये जो मैंने बताया ना, ये वाला प्रोसेस, लेसिंग की डिजाइन तो आप करोगे ही बाद में, लेकिन उससे पहले ये चीज दिखानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आप अपनी मर्जी से कैसे मान लिया, आपने माना कोई चैनल सेक्शन कि मैं ये चैनल सेक्शन प्रीफर कर रहा हूं, अगर वो क्वेश्चन में देता है कि अडोप्ट ISMC 350, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसने दिया है, इसका मतलब वो ऑलरेडी सेफ है, फिर वहां आपको ये कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी है, उसको ये कैलकुलेशन बच्चे करके नहीं दिखानी। अगर उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि ये सेक्शन लेके आप डिजाइन कर दो, फिर इसके बाद से आपको स्टार्टिंग करनी है। लेकिन अगर बच्चे, अगर वो क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन में नहीं कह रहा है कि क्या लेना है, आपको अपनी मर्जी से अगर आपने कोई भी सेक्शन चूज किया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि ये जो सेक्शन आपने लिया है, ये इतने लोड को बियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट होगा। समझ में आया, यानी कि ये सेक्शन इतने लोड को बियर कर सकता था, हैंड्स ओके, इसका मतलब सही है। यानी कि जो हमने चूज किया है बच्चे,
बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेसिंग का, आराम से समझाऊंगा दो पार्ट में समझेंगे आराम से। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि ये जो हमने सेक्शन लिया था ISMC 350 ये सही है। ISMC जो हमने लिया था ISMC 350 ये चैनल सेक्शन बिल्कुल सही है, इसमें कोई कमी नहीं है, ये चैनल सेक्शन आपका चल सकता है। क्लियर है? अब इसका मतलब ये जो मैंने असेंबली बनाई है बच्चे ये बिल्कुल ठीक है। अब भाई ये असेंबली तो मैंने बना ली, अब इसकी प्लेसिंग कैसे करूं, ये डिस्टेंस कैसे मेंटेन करूं इन दोनों के बीच का, वो भी डिजाइन करना पड़ेगा, वो भी मेरे को क्या करनी पड़ेगी, डिजाइन करनी पड़ेगी डिस्टेंस। ठीक है, चल उसके लिए भी क्या है, अब देखो जब अगर मैं दो चैनल सेक्शन को मिलाता हूं, कोई भी चैनल सेक्शन हो, कोई भी सेक्शन हो, चैनल सेक्शन छोड़ो कोई भी सेक्शन, वो इकोनॉमिकल तभी होता है जब दोनों एक्सिस के अबाउट, जो दोनों ट्रांसवर्स एक्सिस होते हैं उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा इक्वल होता है। ये बात आपको सबको पता है। मैं बोलूं कि इस असेंबली को मेरे को डिजाइन करना, और इस असेंबली को डिजाइन करूंगा तभी कर पाऊंगा जब ये इकोनॉमिकल होगा, और इकोनॉमिकल तभी होगा बच्चे, वो इकोनॉमिकल तभी होगा जब इसका वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो जेड एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाए, ये तभी इकोनॉमिकल होगा, अदरवाइज ये कभी भी बच्चे इकोनॉमिकल नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं प्लेसिंग कैसे करूंगा, मैंने मान लिया कि इन दोनों चैनल सेक्शन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चे, एस। इन दोनों चैनल सेक्शन के बीच की जो मैंने डिस्टेंस है वो कितनी है, एस। लेकिन उससे पहले सवाल ये बनता है, उससे पहले सवाल बच्चे ये बनता है कि आखिरकार ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कितनी रिक्वायरमेंट है, ये भी तो एक सवाल बनेगा ना, कि इस पूरी असेंबली को कितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रिक्वायरमेंट है। उसी के लिए हमने निकाला था, उसी के लिए बच्चे हमने क्या निकाला था, उसी के लिए लोड इतना आया था। ठीक है, लोड इतना था, ग्रॉस एरिया इतना था, यानी कि कितनी स्ट्रेस बियर करनी थी इसको, कितनी 187.989, केवल इतनी स्ट्रेसेस बियर करनी थी। लेकिन एक्चुअली में बियर कितनी कर रहा था वो, हमने जब फाइनली कैलकुलेट किया 208। लेकिन मैं तो कम से कम करूंगा ना, मेरे को जितनी रिक्वायरमेंट है, जो हमने असेंबली डिजाइन की है, जो बच्चे हमने असेंबली डिजाइन की है, वो कितनी लोड कितनी स्ट्रेसेस बियर कर रहा है, 208.46। लेकिन एक्चुअली में बच्चे, लेकिन अगर मैं एक्चुअली में बात करूं तो उसको कितनी बियर करनी थी, केवल उसको बियर करनी थी बच्चे 187.986। यानी कि मेरा जो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इसके हिसाब से होना चाहिए, वो इसी के हिसाब से होना चाहिए। अब देखो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं इसके हिसाब से कैसे निकालूंगा, मेरे को वह 187.989। ठीक है, अब मेरे को पता है टेबल में मेरे को एक डाटा पता है, क्या, लैम्बडा और एफसीडी के बीच रिलेशन पता है। एफसीडी मेरे को पता है 187.989, इसके बेसिस पे मैं यहाँ से लैम्बडा निकाल सकता हूँ, स्लेंडरनेस रेशियो। अगर मेरे पास लैम्बडा आया तो मैं निकाल सकता हूँ कि इफेक्टिव लेंथ टू द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। इफेक्टिव लेंथ मेरे को पता है, यहाँ से मैं आर मिनिमम आ गया मेरा, यहाँ से मेरा क्या आ गया, आर मिनिमम। फिर मैं यहाँ से आई मिनिमम निकाल सकता हूँ। आई मिनिमम क्या होता है, ए इंटू आर मिनिमम का स्क्वायर, ए इंटू आर मिनिमम का स्क्वायर। ए पता, आर मिनिमम पता, यहाँ से मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा कि इस असेंबली को कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रिक्वायरमेंट है, इस असेंबली को कितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रिक्वायरमेंट है, मैं यहां से कैलकुलेट सिंपली कर सकता हूं। समझ में आई बात? अरे बात समझ में आई, आ गई ना? चलो अब भाई देखो 187 अगर मैं बात करूं, टैबुलेटेड टेबल दी नहीं है यहां से, वो आपको आईएस कोड में ही चेक करनी पड़ेगी। तो जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है 40 सिलेंडरनेस रेशियो पे वैल्यू होती है 198 और 50 सिलेंडरनेस रेशियो पे होती है 183। अगर मैं बात करता हूं तो जो 40 सिलेंडरनेस रेशियो होता है उस पे वैल्यू होती है 198 और 50 सिलेंडरनेस रेशियो पे वैल्यू होती है 183। 50 सिलेंडरनेस रेशियो पे कितनी होती है, डेट इज 183। 50 सिलेंडरनेस रेशियो पे वैल्यू कितनी होती है, डेट इज 183। और जो हमारा सिलेंडर एफसीडी की वैल्यू है वो कितनी है, डेट इज 187.989। यानी कि इसके बेसिस पे मुझे ये सिलेंडरनेस रेशियो, ये लैम्बडा निकालना पड़ेगा। ठीक है, इंटरपोलेशन करके मेरे को ये लैम्बडा निकालना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा है आपको, लेकिन बच्चे जब एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी इजिली। ठीक है, नाउ अगर मैं लैम्बडा की बात करूं, कैसे निकालोगे लैम्बडा, तो यहां से इंटरपोलेशन कर सकते हो। 183 ये कितना हो गया 8 और 7 ये बचा 15, 187 तो 4 ये बचना 4.989
ठीक है, तो यहाँ से निकालो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये गैप मान लो बच्चे आप x, ये गैप कितना मान लो x, तो ये लिख सकता हूँ 15/10 इज इक्वल टू x, और सॉरी 4.989 डिवाइडेड बाई x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, x कितना ना 4.989 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइडेड बाई 15, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ गई मेरी दैट इज 3.326, ये मेरी x की वैल्यू होगी। इस 50 में से x को सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये लैम्बडा आ जाएगा आपका। नाउ 50 माइनस दिस यानी कि 46, यहाँ से जो मेरा स्लैंडरनेस रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है नाउ 46.674, 46.674। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लैंडरनेस रेशियो। ये किसकी वैल्यू आगे बच्चे, ये आपकी आगे वैल्यू स्लैंडरनेस रेशियो कितनी 46.674, यानी कि एक्चुअली में इसको स्लैंडरनेस रेशियो कितना भी लेना था इसको 46.674। क्लियर है बच्चे, स्लैंडरनेस रेशियो आ गया। इसके बेसिस पे आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। कैसे, मुझे पता है भाई कि जो स्लैंडरनेस रेशियो होता है वो होता है इफेक्टिव लेंथ टू द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, टू द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। नाउ स्लैंडरनेस रेशियो कितना था बच्चे, नाउ 46.674, इफेक्टिव लेंथ थी 4.95, मीटर में था mm में चेंज कर लिया, डिवाइडेड बाई आर मिनिमम, डिवाइडेड बाई आर मिनिमम। यहां से निकालो इसको। नाउ 4.95 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई दिस इट इज 106। तो यहां से जो बच्चे आर मिनिमम की जो वैल्यू आ रही है नाउ आर मिनिमम इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 106.054। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, आर मिनिमम की। आर मिनिमम आ गया मेरा, आर मिनिमम आ गया मेरा, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, आई मिनिमम। ठीक है, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, आई मिनिमम, वो कितना होता है ए इंटू आर मिनिमम का स्क्वायर, इंटू आर मिनिमम का स्क्वायर। एरिया कितना था 2 टाइम्स ऑफ 5366, क्योंकि 2 सेक्शन है। आर मिनिमम कितना है बच्चे 106.054 इतने का स्क्वायर, इंटू 2 इंटू 5366। इसको मैं करता हूं कैलकुलेट, तो जो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चे मेरा आ रहा है यहाँ से आई मिनिमम की जो वैल्यू आ रही है, आई मिनिमम की जो यहाँ से वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 120.709 इंटू 10 की पावर 6, 120.709 इंटू 10 की पावर 6, इतने mm की पावर 4, इतने mm की पावर 4। ठीक है, ये मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आते हैं। ठीक है, ये क्या आ गया बच्चे, ये हमारा मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। क्लियर हुआ, और क्लियर हो गया मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको। ठीक है, आई मिनिमम भी मेरा क्लियर हो गया कि भाई मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा इतना था। ठीक है, अब देखो 2 चैनल सेक्शन है मेरे, दोनों सेक्शन है बच्चे मेरे, दोनों को मैं बैक टू बैक अगर प्लेस करूं, ये मेरा चैनल सेक्शन, नाउ दिस इज द फर्स्ट चैनल सेक्शन, और दूसरा बच्चे चैनल सेक्शन मेरा ये। ठीक है, इन दोनों को मुझे लेसिंग के डिजाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, बैक टू बैक प्लेस करना पड़ेगा, तो मैंने दोनों को बैक टू बैक प्लेस कर दिया। और दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली बच्चे कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज s, कितनी है s। अगर मैं असेंबली की बात करूं तो ये मेरा दोनों का, नाउ दिस इज द z एक्सिस, और ये मेरा बच्चे y एक्सिस, नाउ दिस इज द y एक्सिस। ठीक है, अब इस असेंबली का मुझे क्या करना है, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना है। ठीक है, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब बच्चे मेरे को क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिकल डिजाइन करना है, तो आई वाई वाई इज इक्वल टू आई जेड जेड होना चाहिए, और इज इक्वल टू वो किसके बराबर, आई मिनिमम के बराबर होना चाहिए। क्लियर है। नाउ अब इसका भी सीजी, इसका सीजी यहाँ पे, ये इसका इंडिविजुअल वाई वाई एक्सिस, और ये इसका इंडिविजुअल वाई वाई एक्सिस, और वाई वाई एक्सिस के अबाउट जो मेरा मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, दैट इज वाई वाई एक्सिस, जस्ट ए मिनट, यस 430.6 इंटू 10 की पावर 4, 436 ये होता है। नाउ 436, सॉरी 436 इन 430.6 इंटू 10 की पावर 4, 430.6 इंटू 10 की पावर 4 mm का, mm की पावर 4, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, ये CG है, ये क्या बच्चे यहाँ पे CG यानी कि CYY, ये क्या आपका CYY, और CYY के डिस्टेंस कितना है 24.9
4, यस ये भी क्या है, नाउ दिस इज सी वाई वाई, ये कितनी वैल्यू 24.4 इतने mm, इतने mm, ठीक है। और ये भी आपका क्या है सी वाई वाई मतलब सी जी कितनी वैल्यू है 24.4 mm। क्लियर हुई बात, ठीक है। नाउ अब आगे देखो इधर, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बच्चे मेरा, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया 120। नाउ मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज 120.709 इंटू 10 की पावर 6 इज इक्वल टू, अब मुझे स्पेसिंग निकालनी है, तो स्पेसिंग के लिए वो जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस का कितना है, सॉरी वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है। वाई एक्सिस के अबाउट पहले कितना था, 2 टाइम्स कर लेंगे, एक तरफ से निकाल लो उसको 2 टाइम्स कर लो, कैसे, अब इधर देखो वाई एक्सिस के अबाउट खुद कितना है 430.6 इंटू 10 की पावर 4 प्लस ट्रांसफर भी करना पड़ेगा, प्लस बच्चे ट्रांसफर भी करना पड़ेगा, ट्रांसफर में कैसे लेंगे, ए वाई स्क्वायर, एरिया कितना है एक सिंगल का 5366 जो पहले 2 टाइम्स कर लिया हमने, ठीक है, पहले क्या कर लिया उसको 2 टाइम्स कर लिया है, ठीक है। नो पहले हमने उसको 2 टाइम्स ले रखा है 430.6, ठीक है। नाउ 5366 ए आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी होगी बच्चे, अगर ये टोटल s है तो ये s/2, चूंकि हमें तो इस एक्सिस के अबाउट ट्रांसफर करना है तो s/2 ये हो गया, 24.4 ये हो गया, यानी कि मैं कह सकता हूँ s/2 प्लस 24.4, s/2 प्लस 24.4 इतने का स्क्वायर, इतने का स्क्वायर, ऐसे ही लेंगे उसको, अरे लेंगे कि नहीं, इतने का लेंगे ना इसको, ठीक है। यहां से अब इसको कैलकुलेशन करो, नाउ कैलकुलेशन करो और इसकी वैल्यू निकालो, नाउ इट इज डिवाइडेड बाय 2 माइनस 430.6 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5366 देन का स्क्वायर रूट माइनस 24.4 मल्टीप्लाई में 2, यहाँ से s की जो वैल्यू आ रही है बच्चे, नाउ s की वैल्यू आ रही है 155.603 इतने mm, ठीक है। नाउ इतने mm, या आप कह सकते हो कि स्पेसिंग जो आप प्रोवाइड करोगे नियर अबाउट दैट इज 160 mm, यानी कि आपने यहाँ से स्पेसिंग जो प्रोवाइड की वो कितनी है 160 mm, ठीक है। नाउ स्पेसिंग कितनी प्रोवाइड की 160 mm, अब यानी कि मेरे को यहाँ से स्पेसिंग भी पता चल गई कि दोनों के बीच की स्पेसिंग कितनी है 160 mm है, दोनों के बीच की स्पेसिंग कितनी है 160 mm, ठीक है। अब एक और बात, आप यहां से टाइम बचा सकते थे, कैसे, थोड़ा सा मैंने लेंदी कर दिया, कैसे कर दिया बच्चे, ये मेरे को आई मिनिमम निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों, मेरे को वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता है, जेड एक्सिस के अबाउट आपको क्या मतलब है यार, आप जो डिजाइनिंग कर रहे हो वो एक्चुअल में थोड़ी ना कर, वो तो पेपर में कर रहे हैं ना आप, तो डिजाइनिंग एक्चुअल जब पेपर में कर रहे हैं तो ये मिनिमम क्यों निकालने के, उसको क्यों ज्यादा इकोनॉमिकल कर रहे हो, आपने आई मिनिमम निकाला, इस आई मिनिमम को मत निकालते यहाँ पे, ये जो हमने पूरा का पूरा यहाँ से ताम झाम किया है, आर मिनिमम निकाला फिर आई मिनिमम निकाला, आर मिनिमम से पहले सिलेंडरनेस रेशियो निकाल दिया कितना था, दोबारा सारी कैलकुलेशन, ये पार्ट में लीव कर सकता था, छोड़ सकता था, और वही मेरे को करना है एग्जाम के अंदर, ये पार्ट आप छोड़ देंगे। स्पेसिंग निकालने के लिए आप डायरेक्टली किस पे जाएंगे, स्पेसिंग निकालने के लिए आप सीधे आई वाई और आई जेड जेड को इक्वल रख देना, वहां से भी स्पेसिंग आ जाएगी, और जो स्पेसिंग आएगी बच्चे उसी को अडॉप्ट कर लेंगे। अब क्वेश्चन जाके अब स्टार्ट होता है लेसिंग का, ये तो था करने का, ये जो पहले हो चुका ये तो करना पड़ेगा, बस इसमें क्या बात याद रखनी है, अब देखो जितना मैंने बड़ा किया उतना बड़ा नहीं करना आपको पेपर में, आपको क्या करना है सिंपली, अगर उसने चैनल सेक्शन मेंशन किया है तो सीधे आपको स्पेसिंग निकाल देनी है, चैनल सेक्शन को ऐसे प्लेस करना और आई वाई इक्वल टू आई जेड, बस ये कैलकुलेशन करनी है, बस ये वाली। अगर उसने चैनल सेक्शन मेंशन किया है कि अडोप्ट आईएसएमसी इतना, यानी कि अपनी मर्जी से अगर वो कोई भी सेक्शन दे रहा है कि लेसिंग सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो ये सेक्शन ले लो, तो आपको सिंपली बस ये जितना दिख रहा है ना, ये इतना कैलकुलेशन करना है, सिंपली दो को बैक टू बैक प्लेस करना है, स्पेसिंग निकाल देना, बस हो गया। इससे पहले मैंने क्या किया वो कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अगर उसने नहीं मेंशन किया है, अगर उसने बच्चे मेंशन नहीं किया है, अगर उसने चीजें मेंशन नहीं की कि भाई जैसे कि एसएससी में एक बार वो क्वेश्चन पूछा था, उसने चीजें मेंशन नहीं की थी कि चैनल सेक्शन कौन सा लेना है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया कि बच्चे कौन सा चैनल सेक्शन आपको अडॉप्ट करना है,
तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में ISMC 350 मान लो, इसकी जनरल प्रॉपर्टी याद कर लेना, एरिया इतना है, IM IY इतना है, ZZ इतना है, CG इतना है, बस रेडियस ऑफ गायरेशन इतनी है। उसमें सिंपली आपको क्या करना है, फैक्टर लोड निकालना। उसमें सिंपली बच्चे कुछ नहीं करना आपको, उसमें निकालना है आपको ये वाला पार्ट कि भाई इफेक्टिव लेंथ इतनी है, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन इतनी है, वहां से क्या निकाला, एफसीडी निकाल लिया, एफसीडी करके यहाँ से लोड कैरिंग कैपेसिटी, हाँ ये ज्यादा लोड बियर कर सकता था, हैंड्स ओके, बस खत्म कर देना। ये 2 लाइन और एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे अगर उसने चैनल सेक्शन मेंशन नहीं किया, लेकिन अब समझदार है एसएससी, थोड़ा सा चैनल सेक्शन मेंशन करेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट मैंने बताया, ये मिनिमम निकालने वाला, इसको बिल्कुल अडोप्ट नहीं करना, इसको बिल्कुल नहीं करना, आपको टाइम कंज्यूम करोगे और कुछ नहीं। सीधे स्पेसिंग निकालने के लिए सीधे फॉर्मूला क्या है, 2 सेक्शन को बैक टू बैक ऐसे प्लेस करना, वाई एक्सिस का जेड एक्सिस के वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल लग देना, वहां से स्पेसिंग आ जाएगी। अब जाके यहां से लेसिंग का डिजाइन शुरू होगा, अब शुरू होगा आगे बच्चे लेसिंग का डिजाइन, अब तक नहीं हुआ था, अब आगे लेसिंग की डिजाइनिंग शुरू होगी, ठीक है। वो जो मैं पार्ट है लेसिंग का नेक्स्ट पार्ट, वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर के अंदर, कि लेसिंग को डिजाइन कैसे करें। नहीं बच्चे बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, आप यहाँ पे कुछ समझ नहीं आएगा। तो सिंपली आज क्या टास्क है आपको, जितना मैंने बताया है उसको प्रॉपर कॉपी में लिखना, मेरे को दिखाना कि सर हमने अपने तरीके से ऐसे किया है, हमने ऐसे किया है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 7 से 8 मिनट में करना। कैसे, कहाँ पे छोड़ सकते हैं, क्या पार्ट लीव कर सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट के साथ।